नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? थोड़ी व्यस्तताओं के चलते हुए मैं क्लास आपकी रेगुलर नहीं ले पाया, इसका मुझे खेद है। लेकिन मैं आपको ये फिर से आश्वस्त करता हूं, पूरा विश्वास आपको ये दिलाता हूं कि अब हमारी जो भी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू रहने वाली हैं। और अब के बाद जो हमारी शेष इंडियन ज्योग्राफी है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हम चालू कर देंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद राजस्थान ज्योग्राफी पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी, लगातार आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आपको बहुत आनंद आया होगा पिछली क्लासों को देखने के बाद और अभी भी आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज करता हूं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो था भारत की झीलें। तो हम लेक्स ऑफ इंडिया में यदि बात करें तो उसको विस्तार पूर्वक हम पढ़ चुके हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि हम देखेंगे कि सबसे लंबी झील कौन सी है, मुझे आप बताइए। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, मुझे आप ये भी बता दीजिए। आप ये बताइए कि डल झील कहां पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे यह बताएंगे कि ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है, यानी ट्यूलिप के फूल हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा रंग बदलने के लिए कौन सी झील है वो प्रसिद्ध है। आप ये मुझे बताएंगे कि रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है। तो ये झील के बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे, इसकी विशेषताओं की हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके थे। दूसरे नंबर पर मैंने आपको नदियां पढ़ाई है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो जाके देखें। नदियों में मैंने आपको सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसके अलावा गंगा, यमुना, जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदियां हैं। नीचे में बात करता हूं तो नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी भारत की प्रमुख प्रमुख नदियां हैं उन सब की सहायक नदियां और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो हमने टॉपिक लिया था, झीलें हो चुकी हैं, नदियां हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने ऊर्जा संसाधन पढ़ा है। ऊर्जा संसाधन में भी हम जितनी भी ऊर्जाएं हैं सारी ऊर्जाओं की विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ऊर्जा के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, भारत में प्रमुख खनिज। खनिज की हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि भारत में कौन कौन से खनिज हैं, कहां कहां पर पाए जाते हैं, कहां कहां से इनको निकाला जाता है, विश्व के संदर्भ में पहला स्थान कौन से खनिज रखते हैं। ठीक है, इन खनिजों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके। और 5वें नंबर पर मैंने बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाया था भारत में कृषि। ठीक है, तो कृषि को मैंने इतने विस्तार से पढ़ा दिया है कि कितनी क्रांतियां हुई हैं, प्रथम हरित क्रांति के क्या लाभ हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं, द्वितीय हरित क्रांति क्यों की गई, इसमें हमने कैसे इसका समाधान निकाला है। ठीक है, इसके अलावा कितने प्रकार की खेती है, विभिन्न प्रकार की खेतियों को भारत में किस किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूरी कृषि को हम निचोड़ देख चुके थे। लास्ट में हमने एक सारणी भी बनाई थी। यदि आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे पुनः यह आग्रह करता हूं कि आप जाकर के इन 5 टॉपिक का बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। ये ज्योग्राफी 2024 की लेटेस्ट ज्योग्राफी जितने भी अपडेट हैं मैं सारे अपडेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप इनको साथ साथ नोट करते जाएं, अपने नोट्स तैयार करते जाएं। तो लगभग मैं बात करूं 40 से 50% ज्योग्राफी मैंने आपकी इंडियन कंप्लीट करा दी है। एक मेजर टॉपिक मैं आज बात करने वाला हूं वो है क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजिकल जो उसकी चर्चा करते हैं कि फिजिकल डिवीजन इसका कैसे हम देखते हैं। ठीक है, भौतिक प्रदेश के नाम से आप इनको जानते हैं। भौतिक प्रदेश में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी के 4-5 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ाने वाला हूं तो जितने भी 5 टॉपिक आए हैं उन सबको हम यहां पर रिवाइज करने वाले हैं, यानी सबको मैं जोड़ के आपको पढ़ाने वाला हूं। जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको यहां से कंटिन्यू करें, आपको एक एक चीज यहां से लिंक होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि भारत के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ना क्या क्या वाला है। आज देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं भारत में भौतिक प्रदेश। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लैक कलर लेता हूं ताकि आपको साफ दिख जाए भैया। ब्लैक कलर की यदि मैं बात करता हूं, हाँ, तो
ये भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, मैं इसका बोर्ड ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं बोर्ड चेंज करता हूँ, 1 सेकेंड आप रुकेंगे। ठीक है, तो आपको ये मैंने ब्लैक ले लिया है, बैकग्राउंड इसका ब्लैक ले लिया है, ताकि आपको सारी चीजें यहां से क्लियर दिखने वाली है। अब मैं बात करता हूं भारत का भौतिक विभाजन। तो हम बात करते हैं भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक विभाजन। मैं यदि चर्चा करता हूं कि भारत का भौतिक विभाजन, तो मैं मुख्यतः देखता हूं कि भारत के भौतिक विभाजन को हम 6 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक भाग को मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, मैप में मैं आपको सारी चर्चा करने वाला हूं। बस निवेदन आपसे यह है कि एकाग्रता पूर्वक आप यहां पर देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। भारत का भौतिक विभाजन है, इसको मुख्यतः मैं 6 भागों में बांट देता हूं, ठीक है, 6 भागों में बांटता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा लिखता हूं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो यहां लिखता हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर मैं लेके चलता हूं प्रायद्वीपीय भारत कह लीजिए या प्रायद्वीपीय पठार कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लेता हूं मैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कह लीजिए या प्रायद्वीपीय प्रदेश से कह लीजिए। पठार इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार के पठारों की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो हमारे मैदान आ जाते हैं, जिन्हें सतलज गंगा यमुना के मैदान के नाम में से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सतलज, हम लिख सकते हैं तीसरे नंबर पर सतलज, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान। अर्थात ये जो नदियां हैं, ये नदियां हैं अपने साथ क्या लाती हैं, कंकर पत्थर अवसाद लेकर के आती हैं, और जब ये अवसादों को बिछा देती हैं तो मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें हम तीसरे प्रकार को देखेंगे भौतिक विभाजन में, तो सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र इन नदियों के मैदानों को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। चौथे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं तटीय प्रदेश। चौथे नंबर पर बात क्या करूंगा, मैं यहां लिख लेता हूं चौथे नंबर पर तटीय प्रदेश की चर्चा करते हैं, ठीक है। तटीय प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं। 5वें नंबर पर मैं चर्चा करने वाला हूं द्वीपीय, ठीक है, द्वीपों की चर्चा करने वाले हैं, द्वीपीय प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से द्वीप हैं जिनकी हम देखते हैं, फिलहाल में बहुत चर्चा में है द्वीप। मोदी जी अभी गए थे, कहां पर गए थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, लक्षद्वीप गए थे, ठीक है। तो द्वीपीय प्रदेश के रूप में इसे बांट दिया है, द्वीपीय प्रदेश, ठीक है। हम देखते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में हमने बांट दिया है, सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के प्रदेश के रूप में इसे बांट दिया है। चौथे नंबर पर हमने इसे तटीय प्रदेश के रूप में बांट दिया है। 5वें नंबर पर मैं बात करता हूं द्वीपीय प्रदेश के रूप में बांट दिया है। और 6वें नंबर पर यदि मैं देखता हूं तो लास्ट 6वें नंबर पर बचता है थार का मरुस्थल। किसका मरुस्थल है भैया, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। थार के मरुस्थल के रूप में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हम क्या कर रहे हैं भैया, चर्चा कर रहे हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन, ठीक। इसको मैं एक बार पुनः लिखता हूं, भारत का थोड़ा छोटा करके लिखता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो भारत का भौतिक विभाजन है, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया है,
भारत के भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में बांट दिया है। यहां लिख सकते हैं 6 भागों में, ठीक, 6 भागों में इसे विभाजित कर दिया है। आप इसे नोट करेंगे, भारत के भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में बांटा है, ठीक है। मैं बात करता हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करने वाला हूं। सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा कहां कहां मैदान बनाए हैं अभी हम चर्चा करेंगे, मैप में भी आपको दिखाने वाला हूं। तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं, द्वीपीय प्रदेश कौन कौन से हैं, थार का मरुस्थल है, इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक बार मैप में इन 6 को मैं दर्शा देता हूं, फिर एक एक की विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मैप लेता हूं, इस स्लाइड को मैं ऐड कर देता हूं, ये लीजिए आप, और मैं मैप खोल लेता हूं, इंडियन मैप, ठीक है। हम लेते हैं इंडियन मैप, इंडियन मैप लेते हैं, और मैप में इन 6 जो विभाजन है इनको विस्तार पूर्वक हम दर्शाएंगे, और विस्तार पूर्वक दर्शाने के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि ये कहां कहां पर इनको बांटा गया है, किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, ठीक है। तो मैं मैप ढूंढता हूं, 1 मिनट, थोड़ा पीछे चला गया है। ऐसा करता हूं, मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूं, ठीक है। आप 1 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। इस मैप में हम देखते हैं कि भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में बांटा है, और वो 6 भाग कौन कौन से हैं इसकी विस्तार पूर्वक हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। आप अभी देखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, एडजस्ट करता हूं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। इसको जितनी भी इसमें कमियां हैं उनको थोड़ा सा मैं दूर करता हूं, ताकि आपको सारी चीजें साफ दिखे, एक एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर दिखने वाली है, ठीक है। आपको यदि मेरा लेक्चर साफ नहीं दिख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, ताकि आपको सारी चीजें हैं वो यहाँ पर एकदम साफ नजर आ जाए, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं, हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमने भारत को 6 भागों में भौतिक विभाजन के रूप में बांटा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, कौन सा बताया है, हिमालय वाला बताया है। पहला रीजन मैंने आपको बताया है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश की मैं बात करने वाला हूं। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहां है, देखिए हिमालय की मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिमालय जो ये प्रदेश है ये इस प्रकार फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय है, ये हिमालय इस प्रकार फैला हुआ है, आप ऐसे लगा लीजिए, ये हिमालय है। तो पहले नंबर पर हमने बांट दिया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसकी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है, हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर बताया है मैंने प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करूंगा तो यहां से लेकर के ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। इसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इसी में शामिल है हमारा प्रायद्वीपीय भारत में भी शामिल है, ये देखिए गारो खासी जयंती की पहाड़ियां हैं, ये भी इसी में शामिल है। ध्यान रखना ये हिमालय वाले एरिया में नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गारो खासी और जयंती की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वांचल हिमालय का भाग नहीं है। इधर हम देखेंगे आमी, डमोर, मिसमी, मणि की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, ये पूर्वांचल हिमालय में शामिल है, ये एरिया इसमें, ठीक है। असम की, मणिपुर की, नागालैंड की, ये सारी पहाड़ियां हैं, ये हिमालय में शामिल हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में ये गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा नहीं है, इस पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है। बहुत विस्तार से आपको पढ़ाने वाला हूं, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये भी आपको बताने वाला हूं कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो यही खासी की जयंती की जो खासी की पहाड़ियां हैं यहीं पर होती है। यहां जयंती की पहाड़ियां हैं, इनके ऊपर हम देखेंगे कि विश्व की सबसे करक्यूमिन मात्रा वाली, ठीक है, लक्काडोंग हल्दी पाई जाती है। अभी कोरोना के टाइम पर बहुत विस्तार से चर्चा में रहने वाली भी थी। आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो बीच में एक हल्दी आती है, और आप देखेंगे कि सर्वाधिक करक्यूमिन मात्रा जिसमें पाई जाती है वो है हमारी कौन सी है, लक्काडोंग हल्दी। उसका बहुत बहुतायत मात्रा में ऐड आता है। आपने नोटिस किया है नहीं किया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप नोटिस करना, तो वो हल्दी भी यहां पर पाई जाएंगी।
इसकी क्या क्या विशेषता है, एक एक नस इसकी हम खोल देंगे। बस आप अभी ये देखते जाइए कि हमने पहले नंबर पर देखा है हिमालय भौतिक प्रदेश। हिमालय है, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। हिमालय में कितने दर्रे हैं, हिमालय की कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, हिमालय है इसमें उत्तरी हिमालय कौन सा है, मध्य हिमालय कौन सा है, शिवालिक कौन सा है, हिमालय में कौन कौन से हमारे घूमने के स्थान हैं, जैसे हम मनाली देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ हिमालय में देखते हैं दून क्या होता है, द्वार क्या होता है। हमारे अलावा इसके अलावा हिमालय में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, लगभग हमको 10 से 12 घंटे में आपको हिमालय पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एक एक इसकी सारी चीजों को देखेंगे। तो हिमालय प्रदेश हो गया। दूसरे नंबर पर हमने देख लिया है प्रायद्वीपीय भारत। तीसरे नंबर पर मैं देखता हूं सतलज यमुना गंगा, सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों को हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये मैदान कहाँ है, मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई हैं तो नदियों में मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, ठीक है। ये नदियां वाला क्षेत्र है, यमुना गंगा, ठीक है। इसके अलावा यहां हम देख लेते हैं सतलज है, तो सतलज गंगा यमुना, ठीक है। इसके अलावा यहां ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों के द्वारा जो ये मैदान बन गया है इसको हमने बोल दिया है कौन सा, सतलज यमुना गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, इस प्रकार हमने इनको बांट दिया है। इस रीजन में ये हैं, इनको भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हिमालय हो गया है, इसके अलावा हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया है, सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हो गए हैं। चौथे नंबर पर मैं बात करता हूं तो तटीय प्रदेश की बात कर लेता हूं। किसकी आखिर तटीय प्रदेश है क्या, देखिए ये तट है, ये है हमारा भारत का पश्चिमी तट और ये है हमारा पूर्वी तट, ठीक है। तो ये तट है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं कि पश्चिमी तट है, इस पर क्या है, पूर्वी तट है, यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं। नदियां पढ़ाई हैं तो मैंने आपको काफी सारी चीजें यहां पर बताई है। परिवहन भी मैंने आपको लगभग कुछ जो बीच में आया है वो बताया है। यहां पर आप मुझे बताइए कौन सा वाटरवे स्थित है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। याद नहीं है तो याद कीजिए कौन सा वाटरवे है। इसके अलावा मैंने आपको कई सारी चीजें बताई हैं। तो ये तट है, इन तट पर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी उसकी हम विस्तार पूर्वक यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार यह हमारा तटीय प्रदेश की हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा द्वीपीय प्रदेश की हम चर्चा करते हैं। आखिर द्वीपीय प्रदेश क्या है, देखिए द्वीपीय प्रदेश की यदि मैं बात करता हूं तो द्वीपीय प्रदेश के रूप में हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा लक्षद्वीप। ये क्या है, लक्षद्वीप है, ये कई सारी द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। और इधर मैं चर्चा करता हूं तो ये है हमारे अंडमान और निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है हमारा लक्षद्वीप है। इसके अलावा कई सारे द्वीप हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मुंबई के पास है, मुंबई हाई है, इसके अलावा यहां भी हैं, जितने भी द्वीप हैं सबकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। यह भी एक द्वीपीय प्रदेश है, इसको हमने विभाजन में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट द्वीपीय प्रदेश के बाद थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश की मैं चर्चा करने वाला हूं। आखिर क्या है मरुस्थल, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा गुजरात है। तो इस वाले एरिया में कुछ मरुस्थल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उस मरुस्थल की हम चर्चा करने वाले हैं। और वो मरुस्थल हमारा क्या होगा भैया, ये मरुस्थल ही ये देखिए ये मरुस्थल है। इस मरुस्थल में क्या क्या चीज पाई जाएगी, इस मरुस्थलीय प्रदेश की भी हम चर्चा कर लेंगे। लगभग मैं कहूं पूरे भारत की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए ये विभाजन क्यों किया जाता है, ये विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि भारत को हम विभिन्न भागों में बांट सकें और उसका अध्ययन आराम से ध्यान पूर्वक और पूरे भारत को कवर करते हुए कर सकें। देखिए इस वाले रीजन को हमने पढ़ लिया है हिमालय के रूप में, तो ये कवर हो गया। इसको हमने मैदानों के रूप में पढ़ लिया है, यानी नदियों के जो मैदान बने हैं उस रूप में पढ़ लिया है। यह हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत में कवर हो गया है। ये तट है, ये तट को अलग से हमने देख लिया है, बाकी ये द्वीपों में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा यह हिस्सा हमारा मरुस्थल में शामिल हो गया है। तो पूरे भारत को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो विस्तार पूर्वक यदि देखा जाए तो ये भारत का भौतिक विभाजन है, जिसे हमने भारत को 6 भागों में बांटा है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांट दिया है। अब मैं बात करता हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। सबसे पहले नंबर पर हमने देखा था देखिए पहले नंबर पर हमने कौन सा देखा था, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की आज हम बहुत
शुरुआत कर रहे हैं, केवल शुरुआत कर रहे हैं। आगामी 10 से 12 दिन तक ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश चलने वाला है, क्योंकि जीरो से लेकर के हीरो तक, ठीक है, बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक आज तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सारे हम इसको देखने वाले हैं, कहां कहां से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। यहां से आपने हिमालय पढ़ा है तो देश दुनिया की कोई सी एग्जाम हो, भारत की कोई सी एग्जाम हो, यदि हिमालय से क्वेश्चन आएगा तो यहां से हमारा 101% आप उसको सही करके आने वाले हैं, ठीक है। शर्त यही है कि आप पूरे जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के जितने भी पार्ट बनते हैं सारे पार्ट आप देखेंगे, बस आप ये दिमाग में रखें, ठीक है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की हम चर्चा कर लेते हैं। ये दूसरे नंबर पर हम देख ले, इसको ऐड कर लेता हूं। अब मैं लिखता हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पहले नंबर पर ले लेता हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहां कहां इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। हिमालय की यदि बात की जाए तो मैं सबसे पहले आपको यह बताने वाला हूं आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। मैंने आपको यह नहीं बताया है कि वैगनर का सिद्धांत क्या है, वैगनर की थ्योरी क्या है, महाद्वीप महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है, ये क्यों नहीं बताए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपको पहले इंडियन ज्योग्राफी कवर कराने वाला हूं। आप में एक आत्मविश्वास आने वाला है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में सारी चर्चा करने वाला हूं विश्व की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करने से पहले मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, महाद्वीप महासागरों का विस्थापन सिद्धांत क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, आखिर भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी के अंदर कितनी प्रकार को हम पृथ्वी के अंदर कितनी भागों में इसको बांट दिया है, सीमा यहां पढ़ते होंगे, ठीक है, सीमा निफे क्या है, ठीक है। हम देखते हैं क्रस्ट क्या है, भूपर्पटी क्या है। इसके अलावा जितने भी वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या हलचलें होती हैं, आखिर पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, किस प्रकार से तिथियां बनती हैं, किस प्रकार से हम देखेंगे कि समय का निर्माण होता है, किस प्रकार से कहां कहां पर 6 महीने की रात बनती है, कहां 6 महीने का दिन होता है, कैसे हम देखते हैं कि 24 घंटे के दिन और रात बने हैं, ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहां पर सर्वाधिक तापमान मिलेगा, जहां पर बर्फ ही 24 घंटे रहेगी, ऐसे ध्रुवीय क्षेत्र कहां पर स्थित हैं, कहां पर वर्षा भी होती है, कहां पर तापमान भी अधिक रहता है, जहां हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनने वाले हैं, जहां पर इतने भयंकर विस्तारी जीव जंतु पाए जाते हैं, जहां लोगों की आयु बहुत कम रह जाती है, ठीक है। वहां पर अमेजन वन कहां पाए जाते हैं। तो इनकी चर्चाएं मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो आपको पढ़ाने वाला हूं उससे पहले करूंगा, ताकि आप में एक आत्मविश्वास रहे कि इंडियन ज्योग्राफी तो हम कंप्लीट करके आए हैं, अब हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर चलते हैं, ठीक है। तो एक रणनीति है, आप बिल्कुल ही टेंशन ना लें। अभी मैं आपको जो समझाऊं वो इतना पर्याप्त है कि आपको सारी चीजें समझने आ जाएंगी, ठीक है। कि कौन कौन सी प्लेटें हैं, 7 प्लेट कौन कौन सी हैं, ठीक है, कैसे प्लेटों का निर्माण हुआ है, कैसे अभिसारी गति करती हैं, कैसे अपसारी गति करती हैं, कैसे भूकंप का निर्माण होता है, कैसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे कवर करने वाला हूं। आप ये नहीं सोचें कि इनको खुल के आपकी चर्चा नहीं की गई है, आपको नहीं बताया गया है, सब कुछ बताया जाएगा लेकिन सही समय आने पर। अभी केवल आपको जो बता रहा हूं बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा लेके चल रहा हूं, साधारण बच्चा लेके चल रहा हूं कि आप जीरो से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आज से पहले आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। तो आप एक एक चीज समझेंगे तो बिल्कुल आप सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो अभी केवल मैं जिस तरीके से समझाऊं उस तरीके को याद रखें, ठीक है। आगे विस्तार से और चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होगी उसके बीच में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं बात करता हूं, सबसे पहले ऐसा माना गया है कि पृथ्वी थी, उस पृथ्वी को एक पेंजिया के रूप में माना गया है। यह पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, ठीक है। आज जो महाद्वीप हम लेके चलते हैं वो सारे महाद्वीप एक जगह इकट्ठा थे, जिसे हम पेंजिया के रूप में जानते हैं, और वो पेंजिया यही थी। ये क्या है? पेंजिया थी। और इस पेंजिया यानी जमीन का भूभाग एक जगह था। ये पूरा क्या था?
जमीन थी और इस जमीन के चारों ओर पानी भरा हुआ था। जमीन के चारों ओर क्या था? ये पानी भरा हुआ है, जिसे पेंथालासा नाम दे दिया है। आप नाम भी याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अभी आपको केवल इतना सा याद रखना है कि ये तो चीज क्या थी? पेंजिया। ये तो क्या चीज थी? पेंजिया। इसके अलावा मैं चर्चा करता हूं, ये जो पानी भरा हुआ है ये है पेंथालासा। पेंथालासा, ठीक है। ये है पेंजिया, ये है पेंथालासा। आखिर पेंजिया है क्या चीज? आप बताइए। पेंजिया है जल। पेंजिया क्या है? जल है। और ये सॉरी, पेंथालासा जल है और पेंजिया क्या है? भूभाग है। क्या है? भूभाग, यानी पृथ्वी का हिस्सा है। ये सब पहले एक ही जगह थे। आज जो आप महाद्वीप पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी महाद्वीप पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप आप पढ़ लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लेते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मैप में अलग अलग आपको दिखाए गए हैं। एक समय ऐसा था जब ये एक ही जगह पर स्थित थे, जिसे नाम दे दिया था पेंजिया। इसके बाद इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जिसे हम पेंथालासा के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब आप चलिए इतना सा आप याद रखिए। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आई है, मैंने पहली स्थिति आपको बताई है, एक स्थिति ऐसी आई। क्यों आई? कारणों की चर्चा मैं आगे करने वाला हूं कि इसमें से ये पेंजिया है, ये टूटती है और किन बलों के कारण टूटती है, क्यों टूटती है, ये आगे चर्चा का विषय है, पूरा एक टॉपिक है, मैं आगे चर्चा करूंगा। और आप तो ये याद रखिए कि ये टूट जाती है और टूटने के बाद क्या बन जाते हैं भैया? महाद्वीप बन जाते हैं, अलग अलग महाद्वीप के हिस्से बन जाते हैं। अब ऐसा हुआ, एक दौर ऐसा आया कि जो चीन वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? चीन वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, यहां चीन था, हम देखेंगे ये भारत है, और भारत के मैप में जब भी हम देखते हैं यहां पर भारत है, ऊपर चीन वाला हिस्सा है, ठीक है। ये यूरेशियाई एक प्लेट थी, ठीक है, जहां यूरोप और एशिया दोनों स्थित हैं, वो यूरेशियाई क्या है? प्लेट थी। अब इस प्लेट में होता क्या है, इधर से हमारा एक भाग है, ये टूटता है। थोड़ा सा और रामायण आपकी यहां समझा देता हूं। ये टूटता है, इसके बाद ये पेंजिया दो भागों में टूट गई थी, ठीक है। एक तो ये भाग था और एक ये भाग था। ये था अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये पानी इसके बीच में आ गया था। पेंजिया जब दो भागों में टूटती है तो ये पानी इसके बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पानी था, अब इनके बीच में आ गया है, और इधर भी है। इसको नाम दे दिया है, ये तो वही है पेंथालासा। ये तो क्या है? पेंथालासा, ठीक है। और ये क्या है हमारा? दो भागों में जब टूटी है पेंजिया, तो ऊपर वाले भाग को नाम दे दिया है अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया है? अंगारा लैंड। और इसे दे दिया है गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में ये बट गया है। इसके बाद की स्थिति अब आप समझिए कि आखिर हिमालय का निर्माण हुआ क्यों है, ऐसी क्या स्थितियां बनी है कि हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। देखिए, आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए। हुआ ऐसा कि ये चीन वाला हमारा हिस्सा, ये प्लेट पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। अब ये जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ये यहां से विस्थापन करता हुआ आगे गया है, ये चीन की तरफ गया है विस्थापन करता हुआ। क्यों गया है, इसके कारण अभी आपको नहीं जानने हैं, पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी को वैगनर का पूरा सिद्धांत है, इसको मैं आगे बताने वाला हूं। आप तो ये याद रखिए कि यहां से ये आया है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड है, ये हिस्सा, इसके ऊपर ये पानी, ये भरा हुआ है पानी, एक तरह से पानी कह दीजिए या इसको मलबा कह दीजिए, पानी के साथ कीचड़ भी भरा हुआ है, और ये आगे बढ़ रहा है। यहां है, यहां से ये आगे बढ़ा है, ठीक है, यहां से आगे बढ़ गया है, ये देखिए, यहां से आगे बढ़ने के बाद ये हिस्सा है, और यहां से आगे बढ़ने के बाद अब क्या होता है, इस चीन वाली प्लेट से ये हिस्सा जाके टकराता है, ठीक है। ये हिस्सा फिर आगे बढ़ा है, और अब की बार आगे बढ़ने के बाद ये हिस्सा यहां पर टकराया है। अब टकराने के बाद क्या स्थिति होगी, आप मुझे बताइए। अभी आप एक अनुमान लगाइए कि यहां पर एक कठोर चट्टान है, क्योंकि पहले से ही प्लेट है जिस पर बहुत वजन है, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों इस पर ठहरे हुए हैं, और इधर से हम देखते हैं कि एक भूमि का भाग आ रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत ही विशाल दीवार है, बहुत मजबूत दीवार है, और इधर से अब की बार क्या आ रही है, जेसीबी आ रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, यहां पर जब कोई मजबूत दीवार है पहले से ही,
ये हमारी पहले से ही मजबूत दीवार है और यहां से अब की बार आ रही है भैया, यहां से एक हिस्सा आ रहा है, यूं आ रहा है, देखिए इस हिसाब का है। यहां आने के बाद पहले इसका एक हिस्सा टकराता है, पहले इसका क्या होता है, एक हिस्सा टकरा जाता है। और कहां टकराता है वो आप ये देखिए, अब देखिए ऐसे आ रही है ये, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा आगे बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद क्या होता है भैया, एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि सबसे पहले इसका एक हिस्सा यहां पर टच होता है, ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा यहां पर टच होता है। अब आप मुझे बताइए, जब यहां पर टच होगा उसके बाद यहां पर टच होगा, क्योंकि दोनों हिस्से टच होंगे, और फिर टच होने के बाद ये थोड़ा सा फैल जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे, मैं आपको चर्चा करने वाला हूं कि जहां पर ये पहली बार टच होगा वो हिस्सा होगा हमारा नेपाल वाला, और वहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी बनेगी। ये दीवार है, मैं खड़ा हूं, मेरे आगे एक बंदा और खड़ा कर दिया है, और जो जेसीबी प्रेशर लगा रही है, लगातार प्रेशर लगाई जा रही है, उसके पीछे से रोलर भी उसमें धक्का लगा रहा है। तो मैं क्या हूं, मैं पापड़ बनने वाला हूं, क्योंकि मेरे सामने वाले आदमी पे भी प्रेशर लग रहा है, उससे ज्यादा प्रेशर मेरे पे लग रहा है, क्योंकि पीछे दीवार है, और एक स्थिति ऐसी आने वाली है कि उससे ज्यादा बिल्कुल पापड़ की स्थिति में मैं बनने वाला हूं, अर्थात मेरी हाइट, लंबाई ज्यादा बढ़ने वाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के संदर्भ में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, माउंट एवरेस्ट का निर्माण होगा, वो तभी होता है जब ये जो गोंडवाना लैंड का जो भाग है पहली बार कहां टकराता है, नेपाल वाले हिस्से में, तो सबसे ऊंची चोटी बन जाएगी। दूसरे नंबर पर यह हिस्सा टकरा गया, अब की बार ये टकराएगा तो नंदा देवी चोटी है। दूसरे नंबर पर यह जम्मू कश्मीर में है, यहां पर बनने वाली है। तीसरे नंबर पर यह भाग थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। आप सोचिए, एक भाग जमीन में यूं टकराया है, तो दूसरा भाग पहले यूं टकराया है, दूसरा भाग ये टकराया है, तीसरे नंबर पर टकराने के बाद थोड़ा सा फैलेगा और यहां पर एक चोटी बनने वाली है। उस चोटी का नाम है क्या, नामचा वरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इन चोटियों का निर्माण हो जाता है। और जो ये मलबा है, ये मलबा इससे टकराने के बाद क्या होता है, ये मलबा ऊपर उठ जाता है और यही भाग हमारा हिमालय के रूप में बन जाता है। इस प्रकार यहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मैंने थ्योरी क्यों समझाई है, ये रामायण इसलिए समझाई है केवल और केवल, अब आप देखिए क्वेश्चन कहां से बनते हैं कि निम्न में से हिमालय किसका भाग है, अंगारा लैंड का, या गोंडवाना लैंड का, या टेथिस सागर का। ये कौन सा सागर है, टेथिस सागर है। तो हिमालय है, ये जो टेथिस सागर भरा हुआ है, ये टेथिस सागर के जो मलबा भरा हुआ है, ये मलबा ही ऊपर उठ गया है, इसको ही हमने क्या बोल दिया है, हिमालय बोल दिया गया है। तो हिमालय किसका अवशेष है, इस कीचड़ का, कीचड़ मतलब टेथिस सागर, ठीक है। तो इस सागर का ये अवशेष है। इसके अलावा टेथिस सागर हो, इसके अलावा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग, देखिए ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है, किसका भाग है, इस गोंडवाना लैंड का। किसका, इस गोंडवाना लैंड है, इसी के तो ऊपर आ रहा था, ये गोंडवाना लैंड से बना है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। देखिए ये तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा बन गया है। इसके ऊपर जो टेथिस सागर के अवशेष थे, मलबा था, वो मलबा यहां जब टकराया है, ये चीन वाली प्लेट से टकराया है, यहां पर टकराने के बाद क्या हुआ है, यहां पर जो श्रृंखला बनी है वो हिमालय बन गया है। तो क्वेश्चन यहां से बस यही बनते हैं कि हिमालय किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है, और जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, यहां तक ये थ्योरी आपके समझ में आई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जटिल यहां से ये भी बनता है, आप देखेंगे कि ये जो, चलो उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। काराकोरम श्रेणी है, इनसे थोड़ी सी कठोर श्रेणी है, ऊपर स्थित है। ये किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है। क्यों है, इस सिद्धांत को मैं आगे जब आएगा काराकोरम श्रेणी तब मैं आपको बता देने वाला हूं। ठीक है, तो अभी आपके केवल और केवल मोटे तौर पर ये चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इन चीजों को मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, चलो इन चीजों को मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया है, इसमें नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं। इन बातों को यहां पे लिखता हूं मैं, लिखिए, देखिए इंपॉर्टेंट बिंदु बना के आप इनको लिख लीजिए। हिमालय, ठीक है,
सबसे पहले मैं बताऊं हिमालय कहां पर स्थित है, आप मुझे बताएंगे। तो भारत के उत्तर में और पूर्व में स्थित है। तो हिमालय भारत के, अभी मैं मैप में बनाने वाला हूं, अभी आपको बना भी दिया है, ये देखिए मैप में बना ही दिया है। हिमालय देखिए भारत के उत्तर में भी है और पूर्व में भी स्थित है। तो हिमालय भारत के उत्तर व पूर्व में स्थित है। यही चीज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। एक एक चीज जो भी लिखूंगा आपको पहले समझा के लिखने वाला हूँ। हिमालय भारत के उत्तर व पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई है नहीं आई है, आप मुझे बताएं। जो बात आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि उस चीज को आपको बहुत आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं चर्चा करता हूं, हिमालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। हिमालय का निर्माण या हिमालय किसका? टेथिस सागर। हिमालय टेथिस सागर का क्या है? अवशेष है। यानी टेथिस सागर के अवशेष यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर मैं बात कर लेता हूं प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, जो चीजें आपको समझाई है वो चीजें मैंने यहां पर लिख दी है। यही यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, यही चीजें आपको यहां पर समझ में आने वाली है, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको देखने वाला हूं। क्लास लगभग हमारी हो चुकी है 42 मिनट की शायद। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, क्लास यदि लंबी हो तो आप समझते जाएं। नेक्स्ट क्लास में मैं हिमालय की चर्चा करूंगा। चलो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं हिमालय की। हिमालय की क्या चर्चा करेंगे? हिमालय का आकार क्या है? धनुष आकार का हिमालय है। हिमालय में कौन कौन सी और विशेषताएं हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी हिमालय शुरू हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आपको केवल यही चेतावनी देकर छोड़ता हूं कि जो बच्चे केवल और केवल इसको समझने की दृष्टि से देख रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, उनके लिए हिदायत है, एक दिन दिया जाता है आपके लिए कि आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। जैसे मैं समझाता जा रहा हूं ऐसे ही आपने यदि नोट्स बनाए हैं तो जिंदगी में आपको हिमालय या भौतिक प्रदेश कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम तक सारे क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे होंगे, मैं आपको फिर ये विश्वास दिलाता हूं अब से क्लासेज फिर से रेगुलर होने वाली हैं। बीच में एक शादी का फंक्शन हो गया था घर में, इस कारण मैं क्लासेज लंबे समय तक नहीं ले पाया, लेकिन आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि यह कारवां रुकने वाला नहीं है। अब की बार ये क्लासेज हैं, ये लगातार चलने वाली हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, पूरी तन मन और श्रद्धा के साथ इसको देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। और जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।